नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की जो 1500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हमने सीरीज शुरू करी है। यस बैच का स्पेशल क्लास 18 है। इससे पहले हमने 17 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के क्लासेस से रिलेटेड, तो उसमें आप सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे फोकस पावर ऑफिशियल तो आपको चैनल मिल जाएगा। ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जिस पेज में आप कंफर्टेबल हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल दैट डिटोनेट्स इजीली इज कॉल्ड। तो जो पेट्रोल जल्दी से डिटोनेट्स हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हाई ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं, लो ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं, या अनलेडेड पेट्रोल कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? पेट्रोल जल्दी से या आसानी से डिटोनेट्स हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा लो ऑक्टेन पेट्रोल। तो जो जल्दी से डेटोनेट हो जाता है उसको हम लो ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ अ ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टाइप टायर इज। तो क्या एडवांटेज होता है ट्यूबलेस टायर का ट्यूब टायर के कंपैरिजन में? तो क्या एडवांटेज होगा? स्लो एयर लीकेज होगी। सेकंड है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो अच्छी मिलेगी ट्यूबलेस टायर में। थर्ड है लेस चांस ऑफ रनिंग फ्लैट, यानी कि जो फ्लैट होने के चांस है, टायर फ्लैट हो जाता है तो उसके कम चांसेस होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या क्या होंगे आपके पास? चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस में क्या है? तीन ऑप्शन है। लेस चांस ऑफ रनिंग फ्लैट, यानी कि जब उसकी जो फ्लैट हो जाता है टायर वो उसका चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। किसमें? ट्यूबलेस टायर में। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसकी जो एयर लीकेज होती है वो काफ़ी स्लो होती है और फ्यूल एफिशिएंसी बेटर देते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल ड्राई प्लेट क्लच टॉर्सनल वाइब्रेशन आर एब्जॉर्ब बाय। तो जो सिंगल ड्राई प्लेट क्लच होती है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो सिंगल ड्राई प्लेट क्लच होती है उसमें जो टॉर्सनल वाइब्रेशन होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि कौन अवशोषित करता है? तो ऑप्शन देखेंगे आप आगे। कॉइल स्प्रिंग नॉन एज टॉर्सनल स्प्रिंग, सेकंड है कुशन स्प्रिंग, थर्ड है सेंट्रल हब, या फिर लास्ट ऑप्शन है क्लच पैडल। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉइल स्प्रिंग नॉन एज टॉर्सनल स्प्रिंग। तो क्या जो टॉर्सनल वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉइल स्प्रिंग या फिर टॉर्सनल स्प्रिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच मीन्स बैटरी। तो बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, विद्युत रासायनिक यंत्र है, तो उसका मतलब क्या है? तो यही पूछ रहे हैं, विच मीन्स बैटरी। तो बैटरी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है तो क्या मतलब है? ऑप्शन है, मेक्स केमिकल बाय मैकेनिकल मीन्स, सेकंड है यूजेस केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो रासायनिक क्रिया होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। सेकंड है हैज कर्व प्लेट्स इंस्टेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट, यानी कि कर्व प्लेट रहती है, घुमावदार प्लेट रहती है फ्लैट प्लेट की जगह। या फिर डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग नहीं होता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूजेस केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो रासायनिक क्रिया होती है उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है, यानी कि बिजली को प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको क्या, बैटरी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एन ओवर इन्फ्लेटेड टायर विल वेयर द थ्रेड मोस्ट नियर द। तो क्या जो ओवर इन्फ्लेटेड टायर होता है, जिस टायर में ज़्यादा हवा भरी रहती है, तो उसके जो थ्रेड होते हैं टायर के वो ज़्यादातर कहाँ से घिसते हैं, किसके आसपास घिसते हैं? तो ऑप्शन होंगे आपके पास, एजिस से यानी कि किनारों से, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्नर से, या फिर सेंटर से होंगे,
बिल्कुल बीचों बीच घिसेंगे या फिर इनमें से कहीं भी जगह से नहीं घिसेंगे। तो ओवर इन्फ्लेटेड टायर यानी कि ज़्यादा हवा है, तो कहाँ से घिसेंगे, सेंटर से घिसेंगे। तो जैसे टायर में ज़्यादा हवा होगी तो थोड़ा उठा हुआ रहता है रोड सरफेस से, तो क्या ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो सेंटर का ही रोड के कांटेक्ट में रहता है, तो इसीलिए क्या सेंटर वाला ही पोर्शन ज़्यादा घिसता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ डीजल इज अबाउट। तो डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, आप अटेम्प्ट करते हैं। ऑप्शन बताता हूँ आपको, 36.5 मिली मेगा जूल पर केजी, सेकंड है 38.5 mj पर केजी, थर्ड है 42.5, यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया तो 42.5 होगा, और लास्ट वाला है 45.5 mj पर केजी। तो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू डीजल की? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 42.5 mj पर केजी होता है कैलोरीफिक वैल्यू डीजल की। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ ऑयल कंट्रोल रिंग इज दैट इज। तो जो ऑयल कंट्रोल रिंग होती है उसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि कार्य क्या होता है? तो कहाँ लगी रहती है ऑयल कंट्रोल रिंग? पिस्टन में लगी रहती हैं, जिसको हम पिस्टन रिंग भी कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लुब्रिकेट्स द सिलेंडर वाल बाय रिलीजिंग ऑयल फ्रॉम इट्स होल, यानी कि सिलेंडर के वाल्व को लुब्रिकेट करती है, जो उसमें छेद बने रहते हैं उनसे तेल को फेंक के। सेकंड ऑप्शन है कीप्स द सिलेंडर वाल लुब्रिकेटेड बाय होल्डिंग ऑयल इन इट्स चैनल, यानी कि जो सिलेंडर वाल है उसमें तेल को रोक के रखता है लुब्रिकेशन करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंट्स इंजन ऑयल फ्रॉम गोइंग इनटू द कंबस्शन चैम्बर एंड रिटर्न एक्सेसिव लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ द सिलेंडर वॉल थ्रू द रिटर्न होल इन द पिस्टन टू द ऑयल पैन, यानी कि ये कहना चाह रहा जो ज़्यादा ऑयल हो जाता है, एक्सेसिव ऑयल को, उसको कंबस्शन चैम्बर में जाने से रोकता है और वापस कर देता है। जो भी ज़्यादा ऑयल होता है सिलेंडर वॉल पे, उसको अपने जो होल रहते हैं, ऑयल रिंग के होल रहते हैं, उसके थ्रू रिटर्न कर देता है, किसमें, ऑयल पैन में या ऑयल सम में। लास्ट ऑप्शन है मेंटेन्स अ सील एंड प्रिवेंट स्केप ऑफ बर्न गैसेज एंड ऑयल लीकेज, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि जो बर्न गैसेज होती हैं उसको लीक नहीं होने देता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट इंजन ऑयल फ्रॉम गोइंग इनटू द कंबस्शन चैम्बर, यानी कि जो इंजन ऑयल होता है उसको कंबस्शन चैम्बर में जाने से रोकता है, और जो सिलेंडर वॉल में एक्सेसिव ऑयल हो जाता है उसको स्क्रैप करके वापस कहाँ, ऑयल पैन में भेज देता है, रिटर्न कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर्स रेदर देन स्पर गियर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि दो एडवांटेज क्या है हेलिकल गियर के स्पर गियर के कंपैरिजन में, कि ट्रांसमिशन सिस्टम में उसके दो फायदे होते हैं स्पर गियर की तुलना में, हेलिकल गियर को यूज करने के ज़्यादा फायदे होते हैं। तो दो एडवांटेज आपको बताने, तो स्ट्रेंथ एंड कॉस्ट है, सेकंड है स्ट्रेंथ एंड लेस एंड थ्रस्ट है, या फिर नॉइस लेवल एंड स्ट्रेंथ है, ये लास्ट ऑप्शन है नॉइस लेवल एंड इकोनॉमी। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं हेलिकल गियर में, जिसके लिए हेलिकल गियर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉइस लेवल एंड स्ट्रेंथ। तो जो हेलिकल गियर होते हैं उसमें नॉइस भी कम होती है और स्ट्रेंथ भी हेलिकल गियर की ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द करेक्ट फ्लो ऑफ पावर थ्रू द ड्राइव ट्रेन इज। तो जो पावर है उसका जो ड्राइव ट्रेन है, मतलब कहाँ से किस तरीके से पावर जाती है, उसका ट्रांसमिशन का जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है फर्स्ट इंजन ड्राइव शाफ्ट, टू क्लच शाफ्ट, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट एंड फाइनल ड्रिवन गियर, और लास्ट में व्हील्स में। सेकंड ऑप्शन है इंजन क्लच, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, फाइनल ड्रिवन गियर, ड्राइव शाफ्ट, और लास्ट में व्हील के पास जाती है। थर्ड ऑप्शन है इंजन क्लच से काउंटर शाफ्ट में, काउंटर शाफ्ट से मेन शाफ्ट में, फिर मेन शाफ्ट से फाइनल ड्राइव गियर में, फिर ड्राइव शाफ्ट में, उसके बाद व्हील्स में, और लास्ट जो ऑप्शन है जो पावर फ्लो होता है, इंजन मेन शाफ्ट काउंटर शाफ्ट में जाती है, काउंटर शाफ्ट से क्लच में, क्लच से फाइनल ड्रिवन गियर में, या फिर ड्राइव शाफ्ट में, या फिर उसके बाद व्हील्स में। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो अगर आपको अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, राइट आंसर। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी? इंजन क्लच, सबसे पहले क्लच में आती है पावर, क्लच के बाद मेन शाफ्ट में जाएगी,
मेन शाफ्ट के बाद काउंटर शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट के बाद फाइनल ड्रिवन गियर में जाएगी, उसके बाद ड्राइव शाफ्ट में जाएगी जिसको हम प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं, और उसके बाद व्हील्स में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शनल पावर आर नोन वी कैन कैलकुलेट, यानी कि इंडिकेटेड पावर हमारे पास दी गई है और फ्रिक्शनल पावर भी हमारे पास दी गई है, यानी आई पी दे रखी है और एफ पी भी दे रखी है। तो हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये दो चीज़ है, इंडिकेटेड पावर है और फ्रिक्शनल पावर है, तो क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं हम? ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसकी गणना कर सकते हैं हम? अगर हमारे पास आईपी और एफपी यानी इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शनल पावर दी गई है, तो किसको कैलकुलेट करेंगे हम? ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? माइनस कर देंगे जो आईपी होगी, आईपी में से फ्रिक्शनल हॉर्स पावर को माइनस करेंगे तो क्या ब्रेक हॉर्स पावर बच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ अ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इन अ V6 इंजन इज, तो जो V6 इंजन होता है उसमें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कितने लगे होते हैं? तो ऑप्शन है, एक लगा रहता है, दो लगा रहता है, चार लगा रहता है, या फिर 8 मैनिफोल्ड लगे रहते हैं। तो V6 इंजन है, तो क्वेश्चंस पढ़ने में आप हड़बड़ी ना करें, क्योंकि इसी चक्कर में क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो मैनिफोल्ड लगे रहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड V6 इंजन में। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ, तो जो व्हीकल्स में टेम्परेचर को इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर लगे रहते हैं, तो वो मेजर कहाँ से करता है टेम्परेचर को? तो कौन से टेम्परेचर को हमें इंडिकेट करता है? जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, इंजन के पिस्टन के टेम्परेचर को बताता है, इंजन सिलेंडर के टेम्परेचर को बताता है, या लुब्रिकेटिंग ऑयल के टेम्परेचर को बताता है, या जैकेट कूलिंग वाटर कूलिंग जैकेट के टेम्परेचर को बताता है। तो जो थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर गेज होता है वो कौन से को दिखाता है? जो वाटर कूलिंग जैकेट में होता है, यानी कि जैकेट होती है, जो वाटर कूलिंग जैकेट होती है उसमें जो कूलेंट चल रहा है उसका जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को दर्शाता है टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टू जनरल टाइप ऑफ टायर्स आर, तो जो दो सामान्य तरह के प्रकार के जो टायर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है, ट्यूब टाइप टायर होते हैं और ट्यूबलेस टायर होते हैं। सेकंड है, सॉलिड एंड ट्यूबलेस टायर होते हैं। अगला है, एयर एंड न्यूमेटिक टायर होते हैं। और लास्ट है, स्प्लिट रिम एंड ड्रॉप सेंटर टाइप के टायर होते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर दे सकते हैं आप। तो जो राइट आंसर होगा, सामान्य तौर पर ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सेल्स आर यूज्ड इन अ 12 वोल्ट कार बैटरी, तो काफी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 2, 4, 6 या फिर 8, तो कितने करते हैं? 6 सेल्स रहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी में, और ईच सेल का जो वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है? 2.1 वोल्ट रहता है। और एकदम अगर एक्यूरेट पूछेगा तो कितना होता है? 12.6 वोल्ट होती है 12 वोल्ट बैटरी की कैपेसिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ द कैम इज ट्रांसफर टू द वाल्व थ्रू, तो जो कैम शाफ्ट का मोशन रहता है उसको वाल्व को ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो वाल्व जब खुलता है तो किसके द्वारा खुलता है? तो ये आपको अगर पता है तो आपको पता चल जाएगा जो कैम शाफ्ट की जो मोशन है वो ट्रांसफर किसके थ्रू होता है। तो पिस्टन के थ्रू होता है, रॉकर आर्म के थ्रू होता है, कैम शाफ्ट पुली के थ्रू होता है, या फिर वाल्व स्टीम के थ्रू होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकर आर्म। तो रॉकर आर्म क्या करते हैं? पिस्टन के जो वाल्व होते हैं, सिलेंडर वाल्व होते हैं, उनको ओपन करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? जो कैम शाफ्ट का मोशन होता है। तो कैम शाफ्ट की जो लोब होती है वो पुश करेगा रॉकर आर्म को, रॉकर को, तो फिर वो क्या वाल्व को खोल देती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, रॉकर। नेक्स्ट है, द पावर एक्चुअली डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड एज, तो जो इंजन के सिलेंडर के अंदर पावर डेवलप्ड होती है, यानी कि शक्ति बनती है इंजन सिलेंडर के अंदर पावर स्ट्रोक में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी पावर कहते हैं? ऑप्शन है, इंडिकेटेड पावर कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं, या फ्रिक्शनल पावर कहते हैं,
या इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कमेंट भी करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इंडिकेटेड पावर। तो क्या जो सिलेंडर में डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ द एयर फ्यूल मिक्सचर इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन इज टू रिच देन एयर फ्यूल रेशियो इज अबाउट। तो जो स्पार्क इग्निशन इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। तो अगर स्पार्क इग्निशन इंजन का जो एयर फ्यूल रेशियो है वो रिच है, तो आपको ये बताना है कि एयर फ्यूल रेशियो कितना होगा। अगर रिच मिक्सचर है तो 17:1 होगा, 15:1 होगा, 13:1 होगा या 10:1 होगा। 4 ऑप्शन है, आप आंसर कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10:1, यानी कि 10 ग्राम एयर होगी तो 1 ग्राम पेट्रोल होगा। तो यही क्या रिच मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द करेक्ट फ्लो ऑफ पावर थ्रू द ड्राइव ट्रेन इज। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इम्बैलेंस व्हील ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशन। तो जो असंतुलित पहिया रहता है, यानी कि जिस पहिए की बैलेंसिंग नहीं हो रखी है, तो वो किस तरीके से चलता है जब गाड़ी चलती है। ऑप्शंस है, मेक्स लार्ज नॉइज व्हेन इट हैवी पॉइंट हिट्स द रोड सरफेस, यानी कि ज़्यादा आवाज़ करता है जब वो रोड की सरफेस को हिट करता है। सेकंड है, डिफ्लेक्ट्स इन द व्हीकल्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो जो व्हीकल की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इम्प्रॉपर इनबैलेंस टायर, यानी कि बैलेंस नहीं हो रखा टायर। नेक्स्ट है, बाउंसेस वर्टिकली और डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम साइड टू साइड एज सीन फ्रॉम फ्रंट और रियर, यानी कि क्या वर्टिकली बाउंस करता है और साइड टू साइड, यानी कि एक साइड में डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि झूलता रहता है, बबलिंग टाइप का करता रहता है। तो अगर आप आगे या पीछे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन है, क्रिएट्स अ स्टैंडिंग वेव, यानी कि स्टैंडिंग वेव यानी कि लहर की तरह चलता है। तो 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या वर्टिकली बाउंस करता है और साइड टू साइड डिफ्लेक्ट होता रहता है। अगर आप आगे पीछे से टायर को देखेंगे तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये टायर इम्बैलेंस टायर है, टायर की बैलेंसिंग नहीं हो रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर एट विच टायर इन्फ्लेशन प्रेशर शुड बी चेक्ड इन इज। तो कौन से टेम्परेचर पे टायर के प्रेशर को चेक किया जाना चाहिए। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर। तो कौन से टेम्परेचर में आपको टायर का प्रेशर चेक करना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एम्बिएंट टेम्परेचर पे आप टायर के प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पार्किंग ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन व्हीकल्स आर ऑपरेटेड। तो जो पार्किंग ब्रेक होते हैं, जब भी हम गाड़ी को पार्क करते हैं तो हम हैंड ब्रेक खींचते हैं। तो आपको पता होगा नॉर्मली हम हैंड ब्रेक बोलते हैं। तो वही ब्रेक किस पे ऑपरेट होते हैं, मैकेनिकली होते हैं, हाइड्रोलिकली होते हैं, न्यूमेटिकली होते हैं या फिर नन ऑफ द दीस, इनमें से किसी भी थ्रू ऑपरेट नहीं होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर जो होगा, जो पार्किंग ब्रेक्स होते हैं या हैंड ब्रेक भी कह सकते हैं, उनको हम मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं और रियर व्हील पे लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन व्हीकल्स विद टिल्ट स्टेयरिंग द स्टेयरिंग कॉलम इज पिविटेड इन। तो जो गाड़ी में टिल्ट स्टेयरिंग होता है तो उसमें स्टेयरिंग कॉलम किसमें पिविट रहता है। तो ऊपर वाले ब्रैकेट में रहता है, नीचे वाले ब्रैकेट में रहता है लोअर ब्रैकेट, या टिल्ट ब्रैकेट में रहता है, या स्टेयरिंग योक जॉइंट पर रहता है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोअर ब्रैकेट। तो नीचे वाले जो ब्रैकेट होगा उसमें लगा रहता है। नेक्स्ट है, वन इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन इज। तो डेटोनेशन के कारण क्या एक प्रभाव पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, डिले इन इग्निशन। तो डेटोनेशन के कारण इग्निशन डिले हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है, लॉस ऑफ पावर, शक्ति कम हो जाती है। थर्ड ऑप्शन, ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, इंजन ओवर हीट करने लग जाता है। या फिर ओवर कूल हो जाता है इंजन, यानी कि इंजन ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है डेटोनेशन का इंजन पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
लॉस ऑफ पावर, डेटोनेशन होने से क्या पावर शक्ति की कमी होती है, लॉस पावर का लॉस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ डीजल कार द प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो डीजल कार है तो उसका जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसके एंड में जो प्रेशर होगा कंप्रेशन का वो कितना होता है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपके पास 15 बार, 25 बार, 35 बार या फिर 45 बार। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चार ऑप्शन है, 15 बार, 25 बार, 35 बार या फिर 45 बार। तो राइट आंसर जो होगा 45 बार होगा इन द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो प्रेशर होगा कंप्रेशन का वो होगा 45 बार। राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द इफेक्ट ऑफ वेपर लॉकिंग ऑन द ब्रेक परफॉर्मेंस इज दैट द। तो अगर ब्रेक परफॉर्मेंस जो ब्रेक लाइन है उसमें वेपर आ जाता है, वेपर लॉक हो जाता है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेक के परफॉर्मेंस पे। ब्रेक लाइन में जब वेपर आ जाता है तो क्या पड़ता है। ऑप्शन है, ब्रेक्स फंक्शन मोर इफेक्टिवली, यानी कि ब्रेक अच्छे तरीके से काम करता है जब वेपर आ जाता है ब्रेक लाइन में। नेक्स्ट है, ब्रेक फेल्स कम्प्लीटली, यानी कि पूरे ब्रेक फेल हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक लगते नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ब्रेक ऑपरेशन इज डिले आफ्टर डिप्रेसिंग ऑफ द ब्रेक पेडल, यानी कि जो ब्रेक है, ब्रेक का ऑपरेशन है, अगर आपने अभी दबाया है तो थोड़ी देर बाद काम करता है ब्रेक, इस तरीके का काम करता है। या फिर वेपर लॉकिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्रेक परफॉर्मेंस, यानी या फिर जब वेपर लॉक हो जाता है ब्रेक लाइन में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रेक की परफॉर्मेंस में। तो चार ऑप्शन है, आप आंसर कर सकते हैं। तो राइट जो आंसर होगा, अगर वेपर लॉक हो जाएगा ब्रेक लाइंस में तो ब्रेक परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ब्रेक पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक लगने बंद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द कनेक्टिंग रॉड इज अटैच टू द पिस्टन बाय द। तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ किसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो किसके द्वारा जुड़ी रहती है। ऑप्शन है, कैप बोल्ट के द्वारा, पिस्टन पिन के द्वारा, कैप रोलर बेरिंग के द्वारा या फिर रोड कैप के द्वारा। तो चार ऑप्शन है किसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन पिन के द्वारा, जिसको हम गजन पिन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पिस्टन पिन, गजन पिन और रिस्ट पिन तीनों एक ही का नाम है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पिस्टन पिन, यानी कि पिस्टन पिन का किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में रिस्ट पिन या गजन पिन है तो वो आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, क्लच फेसिंग आर यूजुअली अटैच टू द प्लेट बाय। तो जो क्लच की जो फेसिंग होती हैं वो किसके द्वारा प्लेट के साथ लगाई जाती हैं। तो किसके द्वारा लगाते हैं, स्टील रिविट के द्वारा लगाते हैं, ब्रास की रिविट के द्वारा लगाते हैं, या एल्यूमिनियम की स्क्रू के द्वारा फिट करते हैं हम क्लच की फेसिंग को क्लच प्लेट के साथ। ये लास्ट ऑप्शन है, स्टील स्क्रू से हम फिट करते हैं। तो आपने देखा होगा क्लच में जो फेसिंग रहती है, लेदर रहता है जो क्लच का, वो किससे अटैच होता है क्लच प्लेट में, तो ब्रास रिविट लगी होती है। तो ब्रास रिविट के थ्रू वो क्लच फेसिंग अटैच होती है क्लच प्लेट के साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ आईसी इंजन इज इंक्रीज्ड द कंप्रेशन रेशियो विल। तो जब इंटरनल कंबस्शन इंजन का क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाएगा तो तब कंप्रेशन रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या सेम रहेगा, या डबल हो जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम आईसी इंजन के क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। तो क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द बेसिक फंक्शन ऑफ द सस्पेंशन इज टू। तो सस्पेंशन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक कार्य क्या होता है, सामान्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन है, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट फोर्सेस फ्रॉम द रोड सरफेस। तो जो रोड की सरफेस है उससे जो इम्पैक्ट आता है और वाइब्रेशन आती है उसको अवशोषित करने का काम करता है। अगला है, इंश्योर दैट द स्टीयरिंग व्हील कैन डिलीवर अ सुटेबल अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग फोर्स, यानी कि स्टीयरिंग व्हील को सुटेबल करता है स्टीयरिंग के फोर्स को, जब हम जितना हम स्टीयरिंग पे फोर्स दे रहे हैं उतना उस पे पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है उसको। नेक्स्ट है, इंश्योर दैट व्हील अलाइनमेंट इज नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग ड्राइविंग, यानी कि जब हम गाड़ी को चला रहे हैं तो उस टाइम पे ये डिपेंड करता है कि व्हील का जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। लास्ट ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली करेक्ट द इफेक्ट ऑफ ओवर स्टीयरिंग, यानी कि जो ओवर स्टीयरिंग होता है, यानी कि ज़्यादा अगर हम ज़्यादा टर्न ले लेते हैं
तो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। तो सस्पेंशन सिस्टम, तो सस्पेंशन सिस्टम की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट फोर्स फ्रॉम द रोड सरफेस। तो क्या करेगा, रोड की सरफेस में जो वाइब्रेशन आएंगे और इम्पैक्ट आएंगे उसको अवशोषित करने का काम करेगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन स्टीयरिंग सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डैम्पर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू। तो डैम्पर का यूज किस लिए किया जाता है ऑटोमोबाइल में? तो 4 ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, डिस्पेट करता है एनर्जी को यानी कि एनर्जी को नष्ट करता है, ऊर्जा को नष्ट करता है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करता है। नेक्स्ट है रिलीज द एनर्जी, या एनर्जी को अवशोषित कर एनर्जी को रिलीज करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द एनर्जी यानी कि पावर को ऊर्जा को बढ़ाता है। तो क्या काम करता है डैम्पर? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिस्पाइट द एनर्जी, एनर्जी को नष्ट करता है, ऊर्जा को नष्ट करने का काम करता है डैम्पर। तो डैम्पर का दूसरा नाम क्या होता है, अनदर नेम ऑफ डैम्पर? तो डैम्पर को शॉक एब्जॉर्बर के भी कहा जाता है। तो शॉक एब्जॉर्बर का ही दूसरा नाम डैम्पर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द इंजन ऑयल इज स्टोर्ड इन। तो इंजन ऑयल कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो कहाँ कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑयल पैन में किया जाता है, सिलेंडर हेड में किया जाता है, ऑयल पंप में किया जाता है, या फिर सेपरेट ऑयल टैंक में किया जाता है। तो कहाँ करते हैं हम इंजन ऑयल को स्टोर? तो ऑयल पैन में करते हैं, जिसको हम ऑयल सम्प भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कंडीशन दैट रिजल्ट इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ CO इमिशन। तो क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर प्रदूषण हो रहा है तो किस कारण से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो ऑप्शंस है इनसफिशिएंट एयर ड्यूरिंग कंबशन, यानी कि कंबशन के दौरान एयर पूरी नहीं होती है यानी कि कम एयर होती है। सेकंड है इनसफिशिएंट फ्यूल ड्यूरिंग कंबशन, तो जब कंबशन होता है उस समय फ्यूल कम होता है, जितना चाहिए उतना नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है लो टेम्परेचर कंबशन, यानी कि जो कंबशन है यानी कि पावर स्ट्रोक जब हो रहा है उस समय टेम्परेचर कम है। या फिर हाई टेम्परेचर कंबशन है यानी कि पावर स्ट्रोक के टाइम पे हाई टेम्परेचर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इनसफिशिएंट एयर ड्यूरिंग एयर कंबशन, यानी कि एयर ड्यूरिंग कंबशन, तो एयर की कमी हो जाती है कंबशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन अ 4 स्ट्रोक इंजन इज। तो सीक्वेंस क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें जो सीक्वेंस क्या होता है स्ट्रोक का? सक्शन, एग्जॉस्ट, पावर या फिर कंप्रेशन। पहले सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है, फिर पावर होता है, फिर कंप्रेशन होता है। तो किस सीक्वेंस में होते हैं चारों स्ट्रोक? सेकंड ऑप्शन है सक्शन, पावर, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट। थर्ड थर्ड ऑप्शन है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। या फिर लास्ट ऑप्शन है एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, पावर, सक्शन। तो कौन से सीक्वेंस में 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, वो पावर और एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले सक्शन होगा जिसको हम इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा जिसको हम कंबस्टन स्ट्रोक भी कहते हैं, और फिर एग्जॉस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेसिस। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा चेसिस का पार्ट नहीं है। तो व्हील्स, फ्रंट एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम या फिर सीट। तो कौन सा चेसिस का पार्ट नहीं है? तो आपको बताइए, हमारे व्हीकल दो हिस्सों में बनी रहती हैं, चेसिस और बॉडी में। तो आपको ये बताना है कि चेसिस में इनमें से कौन सा पार्ट चेसिस से संबंधित नहीं है। कमेंट भी कर सकते हैं आप आंसर। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सीट्स। तो सीट्स क्या है, बॉडी में आती है, चेसिस में नहीं आता है। व्हील्स, फ्रंट एक्सल और स्टीयरिंग सिस्टम तीनों चेसिस से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीट। सीट क्या चेसिस से जुड़ा हुआ नहीं है, बॉडी से जुड़ा हुआ भाग है। नेक्स्ट है द कैमशाफ्ट ऑफ अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 1000 RPM विल रन एट। तो जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है उसकी कैमशाफ्ट 1000 RPM पे चल रही है।
आंसर क्या होगा इसका? द कैमशाफ्ट ऑफ अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 1000 आरपीएम विल रन एट। अगर क्रैंक शाफ्ट 1000 पे चलेगी तो क्या होगा? कैम शाफ्ट 500 पे चलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूजन है, तो आपको क्लियर कर दूं। जितना क्रैंक शाफ्ट चलता है, अगर क्रैंक शाफ्ट हजार आरपीएम पे चलेगा, चाहे डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, तो क्रैंक शाफ्ट अगर 1000 पे चल रही है तो केम शाफ्ट 500 पे चलेगी। और अगर क्रैंक शाफ्ट 2000 पे चल रही है तो केम शाफ्ट 1000 पे चलेगी, यानी कि आधी स्पीड पे चलती है केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के थ्रू। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, सभी वीडियो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो @focus power यूट्यूब सर्च मारेंगे अगर आप टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर आप BRO के व्हीकल मैकेनिक के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च मारेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के डिस्कशन और क्विज़ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।